हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेलेंट लर्निंग के वीडियो में स्वागत है आपका। और आज का ये जो हमारा वीडियो का जो पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये है पार्ट 14। और इसके अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वो क्वेश्चन है साइंस के क्वेश्चंस है, मैथ्स और साइंस का जो पोर्शन है उसमें से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। सी टेट 2018 का ये पेपर चल रहा है और जल्द ही ये ख़त्म होकर के हम नेक्स्ट ईयर का पेपर लेने वाले हैं। और इसी के साथ साथ हम तैयारी कर रहे हैं रीट 2024 की। तो इन पेपर को करके हम रीट और सी टेट 2024 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रैक्टिस के ज़रिए जो भी हमने कंसेप्ट याद किए हैं, समझ लिए हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, सेल्फ एवोल्यूशन कर रहे हैं कि हमने जो याद किया है उसको हम कितना अप्लाई कर पाते हैं। तो ये है, ये वाली सीरीज है। और उसके बाद में ये 5 पार्ट्स हैं और इसके अंदर सेकंड जो पोर्शन है उसके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 71। इससे पहले के क्वेश्चन हमने वीडियो में, पहले वाले जो वीडियो है 13, उसमें हमने कर लिए हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? गुरुत्वाकर्षण बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल। और ऑप्शन 4 है 1 और 2 दोनों। आपको भी देखना है कि आप इसमें से कितना कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स, मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बोथ 1 and 2। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं? तो कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल वो बल होते हैं जो किसी दो वस्तुओं के आपस में कांटेक्ट में आने से, संपर्क में होने से जो फोर्स काम करती है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं कि दो वस्तुएं आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना ही उसके अंदर एक फोर्स काम कर रहा होता है, तो वो होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। इनके खूब सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कांटेक्ट फोर्स के कौन कौन से एग्जांपल्स है? मस्कुलर फोर्स है यानी कि पेशीय कांटेक्ट के हैं, पेशीय बल हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, घर्षण बल। तो ये किसके हो गए? कांटेक्ट के। नॉन कांटेक्ट में कौन आएंगे? जैसे कि मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल। और उसके अलावा है विद्युत बल यानी इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये नॉन कांटेक्ट फोर्स हो गए और ये कांटेक्ट। हमें क्या बताना है? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो हमारी नॉन कांटेक्ट में आ जाता है तो ग्रेविटेशन फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स यानी कि थर्ड आ जाएगा चुंबकीय बल। तो ये दोनों नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब आंसर में हम देखते हैं ये दो आंसर से ही, तो फोर्थ ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये नहीं हो सकता क्योंकि मस्कुलर फोर्स क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। तो यहाँ ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फर्स्ट और थर्ड दोनों। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण और चुंबकीय बल यानी ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फोर्स है नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जाम्पल। तो ये सही होगा इसके अंदर, फर्स्ट और थर्ड। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन 72। मधुमेह रोग किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? डायबिटीज इज कंट्रोल बाय हार्मोन थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन और थाइमोसिन। तो मधुमेह रोग को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है पैंक्रियास के अंदर, कौन सा है? वो है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? मधुमेह रोग हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से हाइपोथायराइड हो जाता है, अधिकता से हाइपरथायराइड हो जाता है। ठीक है, और एड्रीनलिन जो है ये इसके द्वारा क्या होता है कि पाचन शक्ति जो है वो कमजोर हो जाती है, एब्डोमिनल पेन शुरू हो जाते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, बीपी लो रह सकता है, तो उससे ये बीमारियां होती है। और थाइमोसिन का क्या काम होता है? ये कैल्शियम आयन का जो लेवल है उसको बैलेंस करता है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन थर्ड, इंसुलिन। तो स्टूडेंट चलते हैं अब हम 70, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये है 73। अब इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? मिट्टी का तेल, सीएनजी, पैराफिन, मोम, बिटुमिन। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम? केरोसिन, सीएनजी, पैराफिन, वैक्स, बिटुमिन। जब पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है तो उसके साथ साथ कौन से को प्रोडक्ट के रूप में उसके हमें चीज़ें प्राप्त होती है?
तो पेट्रोलियम के जो साथ में मिलने वाले उत्पाद कौन से होते हैं? हाँ, जैसे गैसोलीन हो गया, ठीक है, गैसोलीन है, डीजल है, और बायो ईंधन है, नेचुरल गैस है, प्रोपेन है, और हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है? केरोसिन भी हमें प्राप्त होता है, और उसके अलावा मोम, डामर भी जिससे सड़कें बनाई जाती है, लुब्रिकेंट्स, ऑयल है। तो ये चीज़ें हमें इससे प्राप्त होती है। अब इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं, नहीं का आंसर हमें बताना है, ठीक है। तो मिट्टी का तेल प्राप्त होता है, ठीक है, और पैराफिन जो मोम है वो भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है, वैक्स भी हमें मिल रहा है, बिटुमिन भी हमें कोयला का एक प्रकार है, ये भी हमें मिल रहा है। तो कौन सा नहीं चीज़ मिलती है? वो है CNG। ये इसका उत्पाद नहीं है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 74। रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है संकटापन्न प्रजातियां, विलुप्त प्रजातियां, वनस्पति और पशु वर्ग का। रेड डेटा बुक कंटेंट्स ए रिकॉर्ड ऑफ। रेड डेटा बुक जो होती है उसके अंदर क्या क्या चीजें, किस किस के बारे में लिखा होता है? तो उसके अंदर जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो संकटापन्न प्रजातियां हैं, उनके बारे में लिखा हुआ होता है, यानी कि जो अब खतरे की कगार पर आ चुकी है। तो यहाँ होगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। एंडेगर एंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती है वो केवल एनिमल की ही नहीं होती है, बल्कि प्लांट भी होते हैं उसके अंदर, प्लांट और फंजाई, ये तीनों कैटेगरी के लिए इस बुक को लिखा जाता है। ये कैटेगरी भी आपको ध्यान में रखनी है। रेड डेटा बुक में इन तीनों कैटेगरी के लिए एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रिकॉर्ड रखा जाता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको करने से पहले हम इसको यहाँ से करेंगे इरेज, और उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करेंगे रीड। और ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि जूते के जो सोल होते हैं वो असमतल क्यों किए जाते हैं? जूते को और मजबूती देने के लिए, जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए, और जूते का जीवन बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो why are the soles of the shoes treated? To give the shoes more protection, to decrease friction, to increase friction, to increase life of the shoes. इंग्लिश की हिंदी में यदि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो मैंने पहले भी बताया कि आपको इंग्लिश में भी देख लेना है, ठीक है। अब जड़त्व जो होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनर्शिया। लेकिन फ्रिक्शन क्या है? घर्षण। अगर हमने सिर्फ हिंदी पढ़ा है तो हो सकता है हमारे ये क्वेश्चन गलत हो जाए, तो हमें इंग्लिश में भी आके देख लेना है। अब जो शूज बनाए जाते हैं तो वो शूज है, उसका जो सोल होता है, ठीक है, तो वो असमतल क्यों होता है? क्या कारण है? तो उनके जो नीचे का जो सोल असमतल इसलिए बनाया जाता है ताकि दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ही ज़्यादा उसकी पकड़ मजबूत होगी, ठीक है। तो अब जूते का तल है और जो जमीन है उसके बीच में फ्रिक्शन होगा, यदि उसके बीच में यदि फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा कि घर्षण बढ़ेगा, चलना आसान होगा, फिसलना नहीं होगा। तो ये क्यों बनाया जाता है? टू इंक्रीज फ्रिक्शन, जड़त्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है कि सारिका ने आंसू जल एक बोतल में लिया और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? क्या वह विद्युत का सुचालक होता है, या विद्युत रोधी होता है, या विद्युत का कमजोर चालक है, या इनमें से कोई भी नहीं? सारिका took distilled water in a bottle and tried to find whether it conducts electricity or not. What is the likely to find? It is good conductor of electricity, it is an insulator, it is a poor conductor of electricity, none of the above. सारिका ने एक बोतल के अंदर कौन सा वाटर लिया है? डिस्टिल्ड वाटर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर उसने ये पता लगाने की कोई तार डाल के या कुछ और भी तरीके से पता लगाने की कोशिश की क्या कि वो सुचालक है कि नहीं है, तो उसको क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ है? तो स्टूडेंट्स, तो बच्चों, ये जो आसूत जल जो होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, ये क्या होता है? ये शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल में क्या होता है कि आयन जो होते हैं वो नहीं होते हैं। जहाँ आयन नहीं होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का चालन कैसे करेगा? तो ये क्या होगा?
तो ये क्या होगा, यह इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करेगा, तो यह विद्युत का कमजोर चालक होता है, कुचालक की तरह काम करता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। अब है ये 77 क्वेश्चन, ठीक है, और इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। नंबर 1, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। सभी भवनों के विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर यह उठ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जो सही नहीं है वो ढूंढना है, जो गलत है वो ढूंढना है। देयर इज a minimum limit of current which can safely flow in the electric circuit. There is a maximum limit of current which can safely flow in the electric circuit. uh, fuses are inserted in electric circuits of all the buildings. If the proper fuse is inserted in a circuit, it will blow off if the current is more than the safe limit. तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम फ्यूज अगर यदि सही लगाया गया हो तो जितनी लिमिट उससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। और सभी भवनों के अंदर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उसके अंदर फ्यूज लगाए जाते हैं, ये भी सही बात है। अब है कि इन दोनों में से हमें ढूंढना है कि कौन सा गलत है। ये कह रहा है कि कोई सर्किट है उसके अंदर जो सेफली फ्लो हो रहा है, सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की सीमा अधिकतम होती है, और ये कह रहा है विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। धारा जो है वो अधिकतम सीमा होती है, तो ये जो न्यूनतम सीमा वाला है ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। लेकिन हमें गलत को ही ढूंढना है, तो 77 क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। और अब चलते हैं हम क्वेश्चन 78 की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। पोरबंदर, पुरी, मुंबई, गोवा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन। तो साइक्लोन से इनमें से सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है, तो ये हमें बताना है। अब हम ये जानते हैं कि जो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा में चक्रवात से सबसे ज्यादा लोग जो है या वह जो क्षेत्र है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि जो पूर्वी तट है वहां पर जो चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। और तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पूरी जो है ये चक्रवात से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की संभावना है। अब है क्वेश्चन 79। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है क्योंकि पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसके कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो नियत नहीं है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के समानांतर है। The change in the seasons on the earth occurs because the axis of rotation of the earth is perpendicular to the plane of its orbit. The axis of rotation of the earth is tilted with respect to the plane of its orbit. The distance between the earth and the sun is not constant. The axis of rotation of the earth is parallel to the plane of its orbit. तो ये जो पृथ्वी पर ऋतुएं क्यों बदलती है ये हम लगभग 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ये है पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष कुछ झुका हुआ है, इसके कारण ऋतुएं बदलती है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। अब है आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ये है, दो स्तंभ हमें दिए गए हैं, दो कॉलम दिए गए हैं ए और बी, इन कॉलम को हमें मैच करना है। तो यहाँ है वृक्ष वितान जिसे हम क्या कहते हैं, कैनोपी, और यहाँ है डिकम्पोजर्स अपघटक, ह्यूमस है, फिर है प्रोक्यूपाइन है यानी शाही। अब ये क्या है, इनको हमें मिलान करना है। तो वृक्ष वितान जो है
वृक्षवितान क्या होता है कि जहाँ घने जंगल होते हैं ना, वर्षा वाले जंगल, उसमें क्या बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो छोटे छोटे पेड़ उनके नीचे होते हैं, तो बड़े पेड़ों की जो शाखाएं होती है वो छोटे पेड़ों की शाखाओं को ऊपर से ढक लेती है और यहाँ जीव जंतु रहते हैं, तो एक वितान की तरह कैनोपी का निर्माण कर लेते हैं। तो वृक्ष वितान क्या हो जाएगा, बड़े वृक्ष की शाखाएं हो जाएगी, तो ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, ठीक है। और ये जो है अपघटक, डीकम्पोजर्स क्या काम करते हैं, डीकम्पोजर्स काम करते हैं कि जो डेड प्लांट है और एनिमल टिश्यूज है उनको ये उसका अपघटन करते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ह्यूमस क्या है, सॉरी, अपघटक क्या होते हैं, अपघटक होते हैं सूक्ष्म जीव। ह्यूमस होता है पादपों और जंतुओं के मृत उत्तक होते हैं, उनको हम ह्यूमस कहते हैं। अब साही क्या होता है, साही यानी जो प्रोक्यूपाइन है वो क्या करता है, प्रोक्यूपाइन ये करता, एक छोटा सा जानवर होता है, चूहे के जैसा होता है, उसके शरीर पर बहुत ही नुकीले नुकीले से कांटे होते हैं, ठीक है, ये होता है, इसे हम बोलते हैं साही। तो ये एक जंगली जंतु होता है। अब ये कहाँ मिल रहा है, ए के लिए हमें मिल रहा है 4 और बी के लिए मिल रहा है हमें 3rd और सी के लिए 1st और डी के लिए हमें मिल रहा है ये 2nd। तो ये है 4, 3rd, 1st और 2nd, ये ऑप्शन 4th इज करेक्ट। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 4th करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए आज के 10 क्वेश्चंस और आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। और इसके बाद में हम नेक्स्ट 10 जो है साइंस के फिर से क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और यदि आपको ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी तैयारी में काम आ रहा है, तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। आपके सब्सक्रिप्शन जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो आने तक कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एक्सलेंट लर्निंग वीडियोज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।